गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की एक नई कक्षा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत को प्रारंभ करने वाले हैं और बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट के साथ इस क्लास को लेकर मैं आया हूं और बहुत ही अच्छे संदर्भों के साथ जहां से प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। उन सभी आयामों पर और सभी रिलेवेंट्स जो पॉइंट होंगे उन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूं आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से। आखिरकार मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ही क्यों चुना? वर्ल्ड से भी प्रारंभ कर सकता था, एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर आदि जैसे टॉपिक से भी मैं प्रारंभ कर सकता था, लेकिन चूंकि इस संदर्भ में मेरा ध्यान जाने का एक मेन मुद्दा और मेन टेम्परामेंट यह रहा कि इस वाले टॉपिक से, इस वाले सेगमेंट से हर तरह के एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री एक यूजफुल बने, आपके एग्ज़ाम में सरप्लस मार्क्स करावे। अतः इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा यह दृष्टिकोण व्याप्त हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से प्रारंभ किया जाए। तो आइए आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को जानने से पहले हम थोड़ी उसकी एक व्यापक विस्तार और उसके पीछे वाले कार्यक्रम के दौरान जो घटनाएं बीती है, जो मेन इवेंट्स हुए हैं, उन सभी इवेंट्स को अगर देख ले तो हमें एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का आउटलाइन और बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक आउटलाइन मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से चीज़ों को प्रारंभ किया जाए, चूँकि सभी को कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1757 से शुरू होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1857 से शुरू होती है, यानी 1757 और 1857 इन सभी संदर्भों को देखते हैं। और बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है कि 1757 और 1857, ये जो पीरियड है ये अंग्रेज़ों का एक फलने फूलने वाले एक कालक्रम है, जिसमें उन्होंने अपने आप को एम्पायर के रूप में भारत में इस्टेब्लिशमेंट किया, जिससे उसकी आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था और अन्य जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अवस्था आदि ठीक हुई। तो हम उन्हीं चीज़ों को पहले पीछे से एक आउटलाइन तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर परास्त कर दिया, यानी पराजित करके लोदी वंश को वहाँ पे समाप्त किया और स्वयं मुगल वंश की क्या किया, तो स्थापना किया। मुगल वंश का नींव डाला कौन? बाबर। तो ये एक फैक्ट याद रखना है अन्य एसएससी जैसे एग्जामों के लिए कि ये जो युद्ध था 1526 का, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लेकिन इसमें बड़ा एक प्रोमिनेंट काम क्या हुआ? तो प्रोमिनेंट काम यह हुआ कि एक वंश का डिक्लाइन मीन्स पतन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो दूसरे वंश का, मुगल वंश की स्थापना हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ये रिलेवेंट होती है कि ये 1526 वाले युद्ध से क्या हुआ, तो इसका ये परिणाम निकला। फिर देखिएगा कि जब मुगल वंश की स्थापना हुई तो बाबर, उसमें अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी जैसे शासक थे जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने तरीके से काम किए। जैसे बाबर ने, संस्थापक बाबर को माना जाता है, तो बाबर के बेटा हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह के क्या थे, शासक थे जिन्होंने काम किया। तो आपको मेन चीज़ें जो याद रखनी है वो यह याद रखनी है कि 1526 में युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिन्होंने उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिससे लोदी वंश समाप्त हुआ। मुगल वंश का क्या हुआ कि नींव डली। और फिर मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट शासक कौन थे? औरंगजेब। और औरंगजेब चूंकि एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तार वाले एक शासक था, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार में बहुत भूमिका अदा किया। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू किया, और वही क्षेत्रीय शक्तियाँ, चूँकि कोई बंगाल में सिराजुद्दौला,
तो अवध में शुजा-उद-दौला, रोहिलखंड में नजम-उद-दौला आदि जैसे क्षेत्रीय शक्तियाँ का क्या हुआ, विस्तार हुआ, जिसके कारण इन्हीं सब क्षेत्रीय शक्तियाँ को हराते हुए अंग्रेजों ने अपना सत्ता का स्थापना किया। इतना चीज़ आपको पता होगा। तो आगे मैं बात करता हूँ कि इसी चीज़ को मैं दोहरा दे रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साम्राज्य बिखराव की ओर गया, और बिखराव की ओर गया तो कई तरह के क्षेत्रीय शक्तियाँ का उभार हुआ, और इन्हीं को पराजित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी यूरोपीय कंपनी और अपने साम्राज्य की स्थापना किया। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इन सभी आयामों को जब जाने तो आपको एक बात यह समझ में आई कि यूरोपीय जो कंपनियां था उसकी आगमन का एक कालक्रम था। तो इस आगमन के कालक्रम को आप समझिए। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। अब पुर्तगाली में बेसिकली सबसे पहले व्यक्ति आने वाला कौन है? वास्को डी गामा। कौन आया? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। लेकिन हम उसे भी बोल देते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इन इंडिया, यानी वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। हालांकि यह उतना रीजनेबल या युक्ति संगत नहीं है। यह क्या मतलब हुआ कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया? क्या भारत कोई भुलाया हुआ देश था? तो ऐसा नहीं है। चूँकि आप यहाँ देखिए तो आपको एक डायग्राम समझ में आएगा कि जब भारत और यूरोप के बीच प्राचीन कालों से ही व्यापार होता था तो ये रास्ते से होता था। ये जो देख रहे हैं ये सागर अंटार्कटिक सागर महासागर है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, और ये वाला जो है अफ्रीका है, और यहाँ जो है क्या है? यूरोप है। ये यूरोप हो गया, भूमध्य सागर, अंटार्कटिक सागर महासागर, और ये है क्या? तो अफ्रीका है। और अफ्रीका के ही नीचे ये वाले जो भाग आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी इसी को हिंदी में बोला जाता है आशा अंतरीप। क्या बोला जाता है? आशा अंतरीप। यानी पहली बार केप ऑफ गुड होप की खोज किया बार्थोलोमियो डियाज ने, और इसी रास्ते को अनुसरण करते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति, यहाँ एक बहुत लहर तूफानी समुद्री लहर उठती थी, अगर इससे पार हो गए तो आप सेफ है। तो इसी रास्ते को अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा ने कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। चूँकि इधर आया तो हिंद महासागर, और फिर इन्हें अरबियन सी आ जाता है, और फिर उस वाले क्षेत्र में गए का मतलब कि भारत में प्रवेश कर जाना। तो वास्को डी गामा ने कोई भारत जैसे देश का खोज नहीं किया। इस चीज़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों में बहुत सारे पुर्तगाली भारत आए, और उन सभी में से टोटल अगर पुर्तगाली पर्सनालिटीज़ को देखा जाए तो 14 हैं, लेकिन हमें उतना को याद नहीं रखना। जो रिलेवेंट हैं, जिन्होंने प्रोमिनेंट कुछ कार्य किए हैं, उन सभी पुर्तगाली ऑफिसर्स को ही याद रखना है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें से पहला कौन? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सारे पुर्तगाली आए हैं। अब यहाँ पे पुर्तगाली का नाम पूछता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो मात्र इसको आप याद रखिए, इस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया। अब पुर्तगाली कंपनियों में हम जो रिलेवेंट देखते हैं वो कुछ ही ऑफिसर्स हैं जो पुर्तगाली कंपनियां कितने आई? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सारी कंपनियां का आने का एक कालक्रम है। कभी कभी कालक्रम आपको एलिमिनेटरी प्रोसेस में सजाने के लिए दे देगा, तो आपको सजाना होगा कि पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन। लेकिन अब हम पुर्तगाली के अंदर जाके देखते हैं तो हमें कुछ ही पर्सनालिटी ऐसे हैं जिनको हमको क्या करना है? रीड करना है और पढ़ना है। तो पुर्तगालियों में जो सबसे पहला व्यक्ति है वो है अल्मीडा, दूसरा पढ़ेंगे अल्बुकर्क, तीसरा पढ़ेंगे नूनो डी कुन्हो। अब अल्मीडा क्यों इतना प्रोमिनेंट है? तो पुर्तगालियों में अल्मीडा ही जो था पुर्तगालियों का फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था। तो अल्मीडा यानी पुर्तगालियों का एक ऑफिसर था अल्मीडा, जिन्होंने पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। उसके साथ साथ इन्होंने पहली बार क्या किया कि कोचिन में पहली कोठी, पुर्तगाली की पहली कोठी कहाँ? कोचिन में स्थापित किया। इसके साथ साथ ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या था? यानी समुद्र को, चूंकि यह जब भारत में आया था तो भूखंडों पर कंट्रोल करना उतना
सफिशेंट और इसके लिए अनुकूल नहीं था, तो इन्होंने नीति अपनाया कि क्यों ना समुद्र जो खुला है उसमें अपनी कंट्रोल कर लिया जाए। तो उसी पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि समुद्र का जल कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, तो उसी को नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसके साथ साथ आगे बढ़ता गया तो कारतेज पद्धति अपनाया। कारतेज मीन्स एक लाइसेंस था, ट्रेडर लाइसेंस था, और उन्होंने ऐसा आह्वान किया कि जो हमारे कंट्रोल वाले क्षेत्र में, अब समुद्र है तो समुद्र में उसका कंट्रोल है, तो उन्होंने यह आह्वान किया कि जो हमारे कंट्रोल वाले क्षेत्र में अगर व्यापारिक गतिविधियां करना चाहता है तो ऐसे में वह हमसे कारतेज लेगा, जिससे कि उसे व्यापार करने में सहूलियत होगी। अन्यथा वो हमारे क्षेत्र वाले विशेष में अगर वो व्यापार करने आते हैं, अपनी जहाज लाते हैं, तो उसकी जहाज को लूट का माल समझकर लूट लिया जाएगा या तो डुबो दिया जाएगा। तो ये था कारतेज पद्धति। फिर आगे चल के देखिएगा तो आर्मेडा पद्धति था। आर्मेडा पद्धति क्या था, चूंकि आप व्यापार करेंगे समुद्र में, तो समुद्र में लुटेरे भी होते हैं, तो आपके जहाज़ों को जब्त कर लिए जा सकते हैं, लूट लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में समुद्री लुटेरों से बचने के लिए कुछ लोग थे जो अपनी सुरक्षा कवच ले जाते थे। और फिर पुर्तगीजों ने कहा कि हम आपको कम ही बजट में आपको एक आर्मेडा काफिला आपके जहाज़ों के पीछे पीछे भेज देंगे, आप हमें एडिशनल अमाउंट चुका दीजिए। तो ये था आर्मेडा काफिला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये था किसका, अल्मीडा का जो उपलब्धि रहा उन सभी आयामों को। यानी हम ऑल ओवर क्या आपको बता रहे हैं कि पुर्तगालियों में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम भारत में देखते हैं, तो पहले आया पुर्तगाली और फिर कौन आए, तो डच आए। ये सारे आने का उसका क्या है, क्रम है। तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों का यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन को देखते हैं तो पहले पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और कौन लास्ट में फ्रेंच आते हैं। अब पुर्तगाली के अंदर जाकर देखते हैं, एक एक कंपनियों को पढ़ते हैं, तो पुर्तगालियों में मात्र 3 ऑफिसर्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अल्मीडा को याद रखना है, अल्बुकर्क को याद रखना है, और कौन, नूनो डी कुन्हो को याद रखना है। अल्मीडा किस लिए, क्योंकि अल्मीडा ही था जो पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर था, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। दूसरी बात, पहली बार अल्मीडा ने ही कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित किया, उसके साथ साथ अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, उसके साथ साथ कारतेज पद्धति अपनाया, आर्मेडा काफिला जैसे व्यवस्था अपनाया। तो इन सभी के दृष्टिकोण से जो अल्मीडा पुर्तगीजों का एक ऑफिसर्स है वो प्रोमिनेंट बन जाता है, तो आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं फिर क्या है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने कुछ इसी तरह से अपना कार्य किया जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अल्बुकर्क ने विशेष तौर पर क्या किया, इसको आप दिमाग में रखो, तो ये याद हो गया। अब अल्बुकर्क के बारे में देखते हैं। दूसरा, अल्बुकर्क ही था जिन्होंने पुर्तगालियों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का एक अहम प्रयास किया, और इन्होंने 1509 ईस्वी में क्या किया, गोवा पर अधिकार कर लिया, यानी गोवा को क्या किया, जीत लिया। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नूनो डी कुन्हो। तो नूनो डी कुन्हो का उपलब्धि यह है कि इन्होंने गोवा का पुर्तगालियों का कैपिटल बनाया। याद रखिएगा कि गोवा को जीता है किसने, 1509 में अल्बुकर्क ने, लेकिन गोवा को कैपिटल किसने बनाया, तो ये नूनो डी कुन्हो। ये क्लॉज ऑप्शन है, क्लॉज ऑप्शन देकर आपसे गलती करवा लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट करना है चीज़ों को, और आपके दिमाग में इस तरह से सेट होना चाहिए कि अल्बुकर्क था जिन्होंने गोवा को जीता और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया, लेकिन कैपिटल पुर्तगालियों का किसने बनाया गोवा को, तो ये नूनो डी कुन्हो ने बनाया। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि जब अल्बुकर्क ने गोवा को जीता, तो जो गोवा के समीप कुछ राज्य थे, उसके समीप बेसिकली बीजापुर का सुल्तान जो आदिल शाही था, वह भी महत्वाकांक्षा रखता था शासक बनने का, और एक और था विजयनगर, उसी के संदर्भ में वहाँ का जो शासक था कृष्णदेवराय था। तो जब अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना नियंत्रण किया, तो गोवा को लेकर अल्बुकर्क का नज़रिया क्या था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप याद रखिएगा कि
विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, उसके सहमति से ही अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा को जीता था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय और जो बीजापुर का सुल्तान था उसको आदिल शाही कहते थे, इन दोनों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष होते थे, यानी कन्फ्लिक्शन होते रहता था। तो ऐसे में बीजापुर का जो शासक था कृष्णदेव राय, वह सोचा कि अगर इस पर आदिल शाही लोग कंट्रोल कर लेते हैं या आदिल शाहियों का समर्थन मिल जाता है अल्बुकर्क को, तो कहीं ना कहीं अल्बुकर्क का जो रिश्ता है हमसे कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे में पहले क्यों ना हम इनवाइट करें अल्बुकर्क को, यानी पुर्तगालियों को, कि आप गोवा को जीतो, मैं आपके साथ हूँ। चूँकि विजयनगर का जो साम्राज्य था, विजयनगर का जो राजा था कृष्णदेव राय, उसको इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि गोवा पर कंट्रोल किसका है, अप्रत्यक्ष रूप से पुर्तगालियों का। चूँकि गोवा एक बहुत ही घोड़े आयात, क्योंकि अरब से घोड़ा आता था और घोड़े आयात करने वाला एक प्रोमिनेंट स्थान था गोवा। और ऐसे में साम्राज्य विस्तार करने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को घोड़े की आवश्यकता होगी। तो वो मित्रपूर्ण व्यवहार अगर अल्बुकर्क से करेंगे तभी इसे घोड़े की प्राप्ति होगा। और अल्बुकर्क ने यह भी अनाउंस कर रखा था कि मित्र राज्य ही हमसे क्या करेगा, घोड़े का व्यापार करेगा। तो इन सब चीज़ों को क्या है, इन सब चीज़ों को, इन सब आयामों को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। अब पुर्तगालियों का भारतीय केंद्र कौन कौन था? तो कोचिन था। कोचिन को जो एक बंदरगाही इलाका है, इससे कुछ प्राचीन काल के फैक्ट जुड़े हुए हैं। इसको बंदरगाह के रूप में उभरने से पूर्व ही यहाँ पे एक बंदरगाह था जिसका नाम था मुजरिस। क्या नाम था? मुजरिस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर कालीकट, गोवा, दादर नगर हवेली, दामन दीव, सूरत, पांडिचेरी, नागपत्तनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, हुगली आदि सारा है। अब सूरत को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है, इसको याद रखिएगा आप। चूँकि सूरत में ही पहली बार मुगलों में और पुर्तगीजों में मुलाकात हुई थी, अंग्रेज़ों में मुलाकात हुई थी। और अंग्रेज़ों ने यह प्रस्ताव रखा मुगलों के पास कि मुझे यहाँ पे गोडाउन और वेयर हाउस खोलने की अनुमति दी जाए। चूँकि मुगल ने पैरामाउंट थे तो मुगल ने नहीं दिया। नहीं देने के पीछे रीज़न था कि पुर्तगाली नाराज़ हो जाएंगे, और पुर्तगाली नाराज़ हो जाएंगे तो जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ समुद्र के माध्यम से चल रही है वो अवरुद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार देखिएगा तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे ही अकबर को पहली बार एक कार्तेज दिया था और यह कहा था कि आप साल में एक बार मुफ्त बगैर कर चुकाए हुए आप समुद्र में व्यापार कर सकते हैं। यदि दूसरी बार आप ऐसे करते हैं तो कर चुकाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब आयामों को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।